नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चीन का तो हम उतना नहीं जानते कि वहाँ की पढ़ाई लिखाई का कैसा हाल है, लेकिन भारत के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो सभी को है। एक रिसर्च पेपर ने इसे और ठोस रूप में सबके सामने रख दिया है। इस रिसर्च पेपर को देखकर लगता है कि चीन पढ़ाई लिखाई से लेकर हुनर की ट्रेनिंग के मामले में बहुत आगे जा चुका है और चीन के सामने भारत बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है। 120 साल के दोनों देशों के डेटा का तमाम तरह की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया है यह जवाब खोजने के लिए कि चीन और भारत के जो मानव संसाधन हैं और ये मानव संसाधन जिन शिक्षण संस्थानों में तैयार किए जाते हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, पढ़कर निकलने वाले छात्रों की कमाई के लेवल पर क्या असर पड़ता है एक अच्छे जगह से पढ़कर निकलने का। पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है। यह लैब इस बात का अध्ययन करता है कि दुनिया में किन किन कारणों से आर्थिक असमानता मौजूद है। थॉमस पिकेटी एक बड़े अर्थशास्त्री हैं जो इस लैब से जुड़े हैं। पिकेटी ने फ्रांस के 200 साल के आयकर रिटर्न का अध्ययन कर दिखाया था कि कैसे एक ही तबके के लोग फ्रांस में अमीर होते चले गए और उनका संबंध इस बात से रहा कि उनके बाप दादाओं परदादाओं के पास किसी न किसी रूप में मात्रा में जमीन रही। इस संपत्ति के आधार पर वे आज तक आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह नितिन कुमार भारती और ली यांग ने मिलकर भारत और चीन के शिक्षण संस्थानों का जबरदस्त वृहद अध्ययन किया है। बताया है कि दोनों देशों ने अपने अपने यहाँ शिक्षण संस्थानों को लेकर क्या नीतियां अपनाई, किस तरह से निवेश किए और उसका असर वहां से पढ़कर निकलने वाले छात्रों की कमाई पर किस तरह पड़ता है, आर्थिक असमानता पर कैसे पड़ता है। नितिन भारती और ली यांग का रिसर्च पेपर 150 पन्नों का है। इस रिसर्च पेपर को पढ़ते समय भारत के संदर्भ में यह समझ में आया कि घटिया कॉलेज से पढ़कर निकले छात्रों को मजदूरी से लेकर सैलरी हमेशा कम मिलती है। कम कमाने में खराब स्तर के स्कूल कॉलेज का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब आपके जीवन के 5-6 साल जिस खराब कॉलेज में गुजरते हैं उसके कारण आप पूरी जिंदगी पिछड़ते चले जाते हैं। मोटा मोटी यह बात समझ में आती है। इसी को लेकर भारत और चीन के शिक्षण संस्थानों की क्वालिटी और उनके नतीजों की तुलना की गई है। भारती और यांग दिखाते हैं कि कैसे चीन के नीचे के स्तर पर शिक्षण संस्थानों की क्वालिटी बेहतर होती चली गई, मगर भारत ने कुछ ही संस्थानों पर यानी ऊपर के संस्थानों पर ज्यादा ध्यान दिया। इसे ऐसे समझिए, आप जिस शहर में रहते हैं उसके कॉलेज और स्कूल का हाल बहुत खराब है, फिर महानगरों के 2-4 या 20-50 अच्छे कॉलेज देश भर में ठीक हैं। ज्यादा आबादी जहां पढ़ती है वहां ना ढंग के टीचर हैं और ना पढ़ाई होती है। चीन की शिक्षा प्रणाली में वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दिया जाता है। सेकेंडरी से लेकर इंटर तक के छात्रों को तरह तरह के स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन में उच्च माध्यमिक स्कूलों के 25% छात्र वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, जबकि भारत में मात्र 2% ही। इससे यह हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए चीन के मजदूरों कारीगरों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती चली गई और उनके उत्पादों ने दुनिया के बाजार पर अपना प्रभाव जमा लिया। आज दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग का 50% चीन के कब्जे में है। इसका नतीजा यह निकलता है कि चीन में ग्रेजुएट होने वाले छात्रों में इंजीनियरिंग और डॉक्टर बहुत ज्यादा हैं, जबकि भारत में इंजीनियरिंग डॉक्टर की संख्या बहुत कम है। इससे कहीं ज्यादा ह्यूमैनिटीज मानविकी के छात्र यहां पैदा होते हैं। इसका कारण यह है कि यहां आज भी अच्छे सरकारी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बहुत कम है, सीमित है। ज्यादातर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों का स्तर आप जानते हैं बहुत खराब है। 31 अक्टूबर की टाइम्स ऑफ इंडिया की निरूप वत्यम की रिपोर्ट है, लिखती हैं कि 2020 के बाद तेलंगाना में इंजीनियरिंग की सीटों में 70% की कमी आ गई। इस कारण इन कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सड़कों पर सामान बेचना पड़ रहा है। कुछ लोग डिलीवरी बॉय की नौकरी करने लगे हैं। 40,000 रुपए की नौकरी से लेकर 1.5 लाख रुपए की नौकरी करने वाले प्रोफेसर अब दिन का 500,000 रुपया कमाने के लिए मजबूर हैं। यह हालत बन गई है। आपकी इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थिति का अंदाजा इससे लग जाता है। 2018 की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है
कि रूस और चीन के इंजीनियर भारतीय इंजीनियर से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि भारतीय इंजीनियर उस स्तर पर सोच ही नहीं सकते जिस स्तर पर चीन के इंजीनियर चले जाते हैं। स्पायरिंग माइंड्स नाम की एक संस्था ने 2017 में कहा था, भारत के 95% इंजीनियर नौकरी के लायक नहीं, कोडिंग तक नहीं जानते। आज से नहीं, कई साल से भारत के इंजीनियरों की क्वालिटी पर इस तरह की रिपोर्ट आती रही है, खबरें छपती रही हैं, लेकिन इसे कोई ठीक नहीं कर सका, ना सुधार हुआ। 2018 में इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह तक लिख दिया गया, मोदी के मेक इन इंडिया के सपने को इस तरह के खराब इंजीनियर पूरा नहीं कर सकते। जबकि मेक इन इंडिया के तहत 2022 तक भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 करोड़ नौकरियां पैदा की जानी थीं, क्या हो गईं? इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्किल इंडिया के बारे में चुनावी रैलियों में कम बात करते हैं, शायद नहीं करते हैं। अब इसे छोड़कर इंटर्नशिप की बात की जाने लगी है। एक योजना फेल हो जाती है, दूसरा स्लोगन लॉन्च हो जाता है, फिर उसे चलाया जाने लग जाता है। वही हाल मेडिकल कॉलेजों का है। मेडिकल कॉलेज पर्याप्त नहीं है भारत में, अच्छे मेडिकल कॉलेज और भी कम हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फीस लूटने के केंद्र बन गए हैं। चीनी स्वास्थ्य प्रवक्ता का बयान है कि 2021 के अंत तक चीन में 42 लाख डॉक्टर हो चुके थे, 1000 लोगों पर 3 से अधिक डॉक्टर हैं। इसके विपरीत 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सिर्फ 13 लाख एलोपैथिक डॉक्टर पंजीकृत हैं। फरवरी 2024 में स्वास्थ्य मंत्री का बयान है कि भारत में 834 लोगों पर एक डॉक्टर है, जो WHO के 1 बनाम 1000 के आंकड़े से बेहतर तो है, मगर अपनी गिनती में वे 5.5 लाख आयुष डॉक्टरों को भी गिनते हैं। यानी आयुष के डॉक्टर मिलाकर भी भारत में 1000 लोगों पर 1.25 डॉक्टर नहीं है, चीन का आधा भी नहीं। तो भारत में 5 साल MBBS करने वाला छात्र 3 साल तक केवल इसी के लिए कोचिंग करता है कि PG में एडमिशन लेगा। यानी जो मेडिकल की 5 साल की पढ़ाई पूरी कर चुका है, उसे भी आगे की पढ़ाई या व्यवस्थित रूप से डॉक्टर बनने की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, 3 साल तक कोचिंग देता रह जाता है। चीन ने टीचर्स ट्रेनिंग पर भी जबरदस्त जोर दिया है। भारत में B.Ed का क्या हाल है आप जानते हैं। इसकी डिग्री कैसे ली जाती है वो भी बताने की जरूरत नहीं। जब आप बटेंगे कटेंगे की हाई लेवल की पॉलिटिक्स कर सकते हैं, तो यह भी पता होगा ही कि B.Ed कॉलेजों की क्या हालत है। आप भारत के संस्थानों की रैंकिंग देखिए, वही हर साल IIT, वही हर साल ISC, IIM चले आ रहे हैं इस रैंकिंग में। 2016 की गार्डियन अखबार की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 8 साल पुरानी बात हो गई। 2016 में पहली बार शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी की रिपोर्ट में चीन की 2 यूनिवर्सिटी टॉप 100 की लिस्ट में आती है। शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी दुनिया भर की यूनिवर्सिटी का एक मान्य रैंकिंग सिस्टम है। 8 साल बाद 2024 में इसी रैंकिंग में टॉप 100 में चीन की 13 यूनिवर्सिटी शामिल हो जाती है। 8 साल के भीतर 2 से 13 यूनिवर्सिटी टॉप 100 में आ जाती है। 10 साल बीत गए, मोदी सरकार के एक भी यूनिवर्सिटी इस सूची में नहीं आ सकी है। नितिन भारती और ली यांग के रिसर्च पेपर को पढ़ते हुए लगा कि चीन ने प्राथमिक शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। पहले उसका जोर इस बात पर था कि किसी तरह एनरोलमेंट बढ़ता जाए, बच्चे एडमिशन कराएं, बच्चे स्कूल में आ गए। फिर उसके बाद चीन ने क्वालिटी पर ध्यान देना शुरू किया और क्वालिटी के मामले में भारत से काफी ज्यादा आगे निकल गया। चीन के लिए बॉटम डाउन अप्रोच का जिक्र किया गया है, यानी नीचे से पहले सुधारो प्राथमिक शिक्षा से। भारत के लिए टॉप डाउन अप्रोच का जिक्र किया गया है, यानी ऊपर की 2-4 यूनिवर्सिटी ठीक कर दो, उसी का फोटो खिंचाओ और मिडिल क्लास को बेवकूफ बनाकर उसे बटेंगे कटेंगे की राजनीति में लगाते जाओ। किसी को याद नहीं कि 2017 में पटना यूनिवर्सिटी के 100 साल के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने मांग कर दी कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहीं पर नीतीश कुमार के सामने देन एंड देयर सुना दिया कि इस तरह के अप्रोच से कुछ ठीक नहीं होने वाला है, आपको सेंट्रल से ग्लोबल होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने एक नया आइडिया पेश कर दिया इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का। इसके लिए 10,000 करोड़ के प्रस्ताव की बात कही गई। 20 प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटी को मदद देने की बात की गई। 2017 से 2024 आ गया, उस सब इंस्टीट्यूट केने भिला गया पता भी नहीं, कोई इनकी बात अब नहीं करता। भाई हम लोग संसद में थे तो न जाने कितनी बार हम लोगों ने मांग किया था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए।
अब आप देख सकते हैं मुझे कुछ नहीं कहना। और चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी पूरा हुआ है, समारोह चल रहा है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि थोड़ी कृपा करिए और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दीजिए। मैं समझता हूं कि आज नहीं, अगले 100 वर्ष तक भी कोई नहीं भूलेगा पटना विश्वविद्यालय का या बिहार का एक भी व्यक्ति कि साहब पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना और किनकी मेहरबानी से बना। जो मैं बात कर रहा था कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक कदम आगे जाना चाहते हैं और मैं पटना यूनिवर्सिटी को उस एक कदम आगे ले जाने के लिए निमंत्रण देने आया। भारत सरकार ने एक सपना देश की यूनिवर्सिटीज के सामने प्रस्तुत किया है। विश्व के 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान का कहीं नामो निशान नहीं है। जिस धरती पर नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वैभवी, वल्लभी ऐसी यूनिवर्सिटीज कोई 1300 साल पहले, कोई 1500 साल पहले, कोई 1700 साल पहले पूरे विश्व को आकर्षित करती थी। क्या वो हिंदुस्तान दुनिया की पहली 500 यूनिवर्सिटी में कहीं ना हो? ये कलंक मिटाना चाहिए कि नहीं मिटाना चाहिए? इसी मिजाज से एक योजना भारत सरकार लाई है और वो योजना ये है कि देश की 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और देश की 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज, इन 10-10 टोटल 20 यूनिवर्सिटीज, इनको वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए एक आज जो सरकार के सारे बंधन है, सरकार के जो कानून नियम है, उससे उनको मुक्ति देना। 7 साल हो गए, आज तक पटना विश्वविद्यालय दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटी में नहीं आ सका। हमने कई बार अपने वीडियो में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की बात की। जो भी है, इतने बड़े देश में अगर आप 10 साल में 20 यूनिवर्सिटी को नहीं चमका पाए तो फिर क्या करेंगे? यही करेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। मतलब टॉप डाउन अप्रोच का भी हाल आपने देख लिया। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का हाल भारत में किस स्तर का है, कितना रद्दी है, इस पर आप हर साल आने वाली प्रथम की रिपोर्ट देखते होंगे। सरकारी ही नहीं, इंग्लिश मीडियम के नाम पर घास फूस की तरह उगाए पब्लिक स्कूलों का भी बहुत बुरा हाल है। योगेंद्र यादव ने प्रथम नाम के संगठन के सर्वेक्षण का हवाला दिया है। लिखा है कि ग्रामीण शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। आधे से ज्यादा बच्चे अपनी मातृभाषा में आसान पैराग्राफ भी नहीं पढ़ पा रहे। 60% बच्चे 2 अंकों के जोड़ घटाव नहीं कर पा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी का स्तर भी एकदम बेकार है। प्रथम के सर्वे के अनुसार तथाकथित अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के आधे बच्चे अंग्रेजी का एक साधारण वाक्य पढ़ने में असमर्थ रहे। 1/3 से भी कम छात्र यह बता पाए जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो यह हाल है भारत की अंग्रेजी मीडियम प्राथमिक स्कूलों का। गांव में रहने वाले या आर्थिक रूप से अक्षम परिवार शिक्षा का महत्व तो समझ रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन बदले में शिक्षा नहीं मिल रही है। जिन अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं वहां शिक्षा है ना अंग्रेजी है। योगेंद्र यादव ने इस लेख में एक सरकारी सर्वे के हवाले से लिखा है, 6 से 10 साल के बच्चों में सरकारी प्राथमिक स्कूल जाने वालों की संख्या कम होती जा रही है। प्राइवेट और इंग्लिश मीडियम स्कूलों का चलन बढ़ता जा रहा है, जो दुकान से ज्यादा कुछ नहीं। यहां पर पढ़ाई नहीं है, केवल फीस की लूट मची है। पिछले 7 साल में इनकी स्कूल की फीस और अन्य खर्चे 1.5 गुना से अधिक बढ़ गई। इसके बावजूद प्राइवेट स्कूलों की क्वालिटी
बेहद खराब है। किसी भी चुनाव में कॉलेजों और स्कूलों की गुणवत्ता पर बात नहीं होती है। कब तक माता पिता अपने बच्चों को स्कूल से कोचिंग में, गांव से शहर और शहर से महानगर भगाते रहेंगे। महानगरों के कॉलेजों की हालत भी अब रद्दी हो चली है। नितिन भारती और ली यांग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1990 के दशक के बाद भारत के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती कम होती चली गई, उनकी क्वालिटी रद्दी होती चली गई, तो जाहिर है पढ़ने वाले बच्चों की भी क्वालिटी रद्दी होगी और उसका असर उनकी पढ़ाई और सीखने की क्षमता पर पड़ेगा ही। वे अक्षर नहीं पहचान पा रहे हैं, ढंग के 2 वाक्य नहीं लिख पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को चीन की इस कामयाबी का राज पता नहीं। 2017 में पटना यूनिवर्सिटी में उन्होंने चीन का ही तो उदाहरण दिया था। 2024 में पलटकर उनके इस बयान को सुनिए, लगेगा बात बनाने में उनका कोई जवाब नहीं, बस काम का रिजल्ट नहीं दिखाई देता। चीन में एक कहावत है कि अगर आप साल भर का सोचते हैं तो अनाज बोइए, अगर आप 10-20 साल का सोचते हैं तो फलों का वृक्ष बोइए, लेकिन अगर आप पीढ़ियों का सोचते हैं तो आप मनुष्य को बोइए। ये पटना यूनिवर्सिटी उस बात का जीता जागता सबूत है कि 100 साल पहले जो बीज बोया गया, 100 साल के भीतर अनेक पीढ़ियां यहां आकर के मां सरस्वती की साधना करके आगे निकल गई, लेकिन वो साथ साथ देश को भी आगे ले गई। कई दशकों से चीन अपनी शिक्षा की क्वालिटी को ठीक कर रहा है और हम आरएसएस को ठीक लगे इसके लिए कोर्स बदल रहे हैं। हिंदी में एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का नारा देते हैं, ऐलान कर देते हैं, हेडलाइन छपती है और फिर उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। हर समय एक नया कारण, एक नया नारा इस देश में घुमाया जा रहा है। चीन में अच्छी क्वालिटी के स्कूल कॉलेज ज्यादा बने, पढ़ाने वाले टीचर की क्वालिटी भारत की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छी है। तो इसका असर क्या हुआ? इस रिसर्च पेपर में बताया गया है भारत में शैक्षणिक असमानता बहुत ज्यादा है। इसके कारण मजदूरी से लेकर सैलरी की असमानता भी ज्यादा है। भारत में शैक्षणिक असमानता के कारण मजदूरी में 25% का फर्क देखा जा रहा है, जबकि चीन में मात्र 5 से 12% का फर्क है। मतलब यह हुआ कि आप अगर घटिया कॉलेज से पढ़कर निकलेंगे तो इसका दुष्परिणाम जीवन भर भुगतेंगे। काम भी खराब स्तर का मिलेगा और सैलरी भी कम मिलेगी। जो अच्छे कॉलेज के क्वालिटी वाले छात्र हैं उन्हें ज्यादा सैलरी मिलेगी, वे आगे निकलते चले जाएंगे। तो कारण आप समझ चुके हैं। अदानी पूर्व एनडीटीवी में हफ्तों हमने यूनिवर्सिटी सीरीज की थी। तब उम्मीद थी कि युवाओं को इतनी सी बात समझ में आ जाएगी कि उनके कस्बे का कॉलेज रद्दी है, लेकिन भाई लोग कहां लगे हैं? शोभा यात्रा में, मस्जिद के सामने जाकर डांस करने में, डीजे के गाने में गालियां देने में, गौ रक्षा के नाम पर किसी निर्दोष की हत्या करने में। और जिन युवाओं को होश आ गया है, उन्हें पता चल गया है कि उनकी पढ़ाई जिस कॉलेज में हुई वो रद्दी और 3rd क्लास था और उन्हें अब नौकरी चाहिए, तो उन्हें नौकरी मिल नहीं रही। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में वे इतने सताए जा चुके हैं अलग अलग कारणों से कि उनका हौसला टूटता जा रहा है। चीन का लेबर फोर्स अच्छी क्वालिटी का होने के कारण आज उसके बनाए उत्पादों का डंका दुनिया भर में बज रहा है। भारत भी काम चीन के बिना नहीं चला सकता। आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया टाइप के अभियान के बाद भी भारत में चीन से आयात लगातार बढ़ता जा रहा है और सांप्रदायिक राजनीति में युवाओं की खेप भी आती चली जा रही है। यह भी एक फैक्ट्री है जिसमें उन्हें काम मिलता है जिन्हें काम कहीं और नहीं मिल सकता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।